अध्याय 1 भाषा, रूप तथा इकाइयाँ, लैंग्वेज, फॉर्म एंड यूनिट। पढ़िए और समझिए। बच्चों, पिछले अध्याय में हम भाषा, बोली तथा लिपि आदि के विषय में पढ़ चुके हैं। अतः हमें ज्ञात हो चुका है कि बोली और उपभाषा से भाषा का स्थान ऊंचा होता है। इस कक्षा में हम भाषा को और विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। भाषा की आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा वह अपने इसी गुण को स्पष्ट करते हुए परिवार एवं समाज के मध्य रहता है। जब वह किसी समाज में रहता है तो निश्चित है कि उसे बातचीत करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो साधन है वह संकेतों, अस्पष्ट ध्वनियों आदि की यात्रा तय करते करते अब शुद्ध और परिमार्जित रूप में भाषा तक पहुंच गया है। भाषा का इतिहास। बच्चों, आपने इतिहास में आदि मानव के विषय में पढ़ा होगा। वह मूलतः एक चौपाया जीव था तथा अस्पष्ट ध्वनियों और विभिन्न शारीरिक भावों के द्वारा अपनी बात को समझाता था। धीरे धीरे उसका शारीरिक विकास हुआ। फिर वह अपने दो पांवों को बाहों की तरह प्रयोग करने लगा। उसके मस्तिष्क का विकास हुआ। वह आसपास घटने वाली घटनाओं को समझने लगा। उसकी ध्वनियाँ स्पष्ट हुईं और वह बोलने लगा। वह स्वयं को अन्य जीवों से ऊंचा मानने लगा। अब वह अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में लग गया और उसे अधिक स्पष्ट और सुचारू भाषा की आवश्यकता पड़ने लगी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलने लगा। अभी तक मनुष्य के पास भाषा के नाम पर केवल दो साधन थे। एक सांकेतिक भाषा, दो मौखिक भाषा। परंतु जब वह निरंतर विकास की राह पर बढ़ता गया तो उसका काम केवल इन दो भाषाई साधनों पर निर्भर रहना असंभव होने लगा। अब उसे लिखने की आवश्यकता महसूस होने लगी। मानव ने स्वयं ही मौखिक ध्वनियों के लिए लिखित चिन्ह बना लिए और इस प्रकार तीसरा महत्वपूर्ण रूप लिखित भाषा का विकास हुआ। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार, शब्दों को लिखित रूप में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और स्वयं समझ सकते हैं। इस प्रकार भाषा के तीन रूप विकसित हुए। एक मूक अथवा सांकेतिक स्वरूप, दो मौखिक भाषा, तीन लिखित भाषा। एक मूक अथवा सांकेतिक स्वरूप। भाषा के इस रूप में केवल शारीरिक गतिविधियों से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। आज भी इस रूप का प्रयोग होता है। जैसे शिक्षक पढ़ाते समय, गूंगे व्यक्ति अथवा किसी क्षेत्र की भाषा ना जानने वाले, चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रण करने वाला, पुलिस अधिकारी इत्यादि। अतः मुख, हाथ तथा नेत्रों आदि के द्वारा अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना मूल भाषा अथवा सांकेतिक स्वरूप कहलाता है। दो मौखिक भाषा। जब दो व्यक्ति परस्पर बात करते हैं तो वह मुख से बोले गए शब्दों का प्रयोग करके विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये शब्द छोटी छोटी ध्वनियों के परस्पर मेल से बने होते हैं। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। अतः अपने शब्दों को मुख से बोलकर विचारों के माध्यम से प्रकट करने की विधि मौखिक भाषा कहलाती है। तीन लिखित भाषा। उन्नति के पथ पर लगातार अग्रसर होने के कारण मानव ने धीरे धीरे बोली जाने वाली ध्वनियों के लिए लिखित चिन्ह बना लिए। इन चिन्हों का प्रयोग करके बोले जाने शब्द लिखे जाने लगे। दूर बैठे व्यक्तियों को संदेश आदि भेजने के लिए इस लिखित प्रणाली का प्रयोग होने लगा। भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाया। अतः अपने लिखे हुए शब्दों को उचित रूप से प्रयोग करके ध्वनि चिन्हों के माध्यम से प्रकट करने की विधि को लिखित भाषा कहते हैं। मातृभाषा। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है वह सर्वप्रथम उसी भाषा को सीखता है। अतः अपने परिवार द्वारा बोले जाने वाली जिस भाषा को बच्चा सीखता और बोलता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग
राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोलने व समझने के लिए किया जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा, जिस भाषा का प्रयोग देश के राजकाज और कार्यालयों आदि में किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। भारतवर्ष में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में राजकाज और कार्यालयी कार्य किए जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, कुछ भाषाएं अपने देश के अलावा भी दूर दूर तक प्रयोग की जाती हैं। उन्हें बाहरी देशों के लोग भी अपना लेते हैं। ऐसी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड के बाहर भी लगभग सभी देशों में बोली जाती है, अतः यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मानक भाषा, विभिन्न भाषाविदों के द्वारा भाषा को एक रूप देने के लिए जिस रूप को प्रधानता दी जाती है, उसे भाषा का मानक रूप कहा जाता है। जैसे गंगा, गंगा, अंदर, अंदर आदि। बोली और भाषा में अंतर, भाषा के अल्प विकसित रूप को बोली कहा जाता है। भाषा का प्रयोग जहाँ व्यापक स्तर पर होता है, वहीं बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। भाषा के भेद होते हैं, जबकि बोली का कोई रूप नहीं होता। भाषा में साहित्य सृजन होता है, जबकि बोली में साहित्य सृजन नहीं होता, जो केवल मौखिक रूप होता है। भारतवर्ष में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हिंदी, नेपाली, मलयालम, संथाली, असमिया, गुजराती, मराठी, सिंधी, बंगला, कन्नड़, मणिपुरी, तमिल, डोगरी, कश्मीरी, उड़िया, तेलुगु, बोडो, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत। लिपि, मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, उन्हें लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अतः मुख से बोलते समय निकलने वाली ध्वनियों को लिखने की विधा में लिपि कहा जाता है। अनेक भाषाएं और उनकी लिपियां। भाषा, लिपि, संस्कृत, देवनागरी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, बांग्ला, मराठी, देवनागरी, हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, फ्रांसीसी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, रूसी, सिरिलिक। साहित्य, भाषा के विभिन्न विचार एवं सूचनाओं के लिखित रूप के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के माध्यम से लिखित रचनाओं को संजोकर रखते हैं। साहित्य के प्रकार, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, जब हम अपने विचारों को विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, पद आदि रूपों में लिखते हैं, तब उसे गद्य साहित्य कहते हैं। पद्य साहित्य, अपने विचारों को काव्य शैली, गीत, कविता, दोहा, पद, चौपाई, गजल आदि रूपों में लिखना पद्य साहित्य कहलाता है। व्याकरण, बोलते, पढ़ते तथा लिखते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह शुद्ध है अथवा नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। अतः व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। आइए पुनरावृत्ति करें। भाषा का आरंभ संकेतों से हुआ और पूर्ण विकास लिखित रूप में हुआ। भाषा के प्रचलित रूप 3, मान्य रूप 2, लिखित और मौखिक। भारत की राजभाषा हिंदी है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। लिखित रूप का संचित कोश साहित्य कहलाता है। साहित्य के 2 रूप होते हैं, एक गद्य साहित्य, 2 पद्य साहित्य। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को भाषा और बोली में अंतर को स्पष्ट करते हुए संपूर्ण पाठ का विश्लेषण करें। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों है? उत्तर,
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस समाज में रहता है उसमें अपनी बातचीत और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। ख, भाषा के किस रूप का प्रचलन सबसे पहले हुआ? उत्तर, भाषा के सांकेतिक और मौखिक रूप का प्रचलन सबसे पहले हुआ। ग, क्या सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त है? बताइए। उत्तर, नहीं, सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। घ, साहित्य के कितने प्रकार हैं? उत्तर, साहित्य के 2 रूप हैं, गद्य एवं पद्य। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा और बोली में क्या अंतर है? उत्तर, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और सुझावों को लिखित एवं मौखिक रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। भाषा के अल्प विकसित रूप को बोली कहा जाता है। जहां एक और भाषा का स्तर व्यापक होता है, वहीं बोली का स्तर और क्षेत्र सीमित होता है। ख, मातृभाषा से क्या तात्पर्य है? बच्चा यह भाषा कहां से सीखता है? उत्तर, अपने परिवार में बोले जाने वाली सर्वप्रथम भाषा बच्चा जो सीखता बोलता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। बच्चा यह भाषा सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। ग, लिपि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधा लिपि कहलाती है। घ, हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, हमें व्याकरण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि लिखते बोलते पढ़ते समय हम भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध रूप का ज्ञान, समझने का ज्ञान कर सके। 2, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही और गलत का निशान लगाइए। क, मूक भाषा आज भी प्रचलित है। उत्तर, सही। ख, भारतीय संविधान में केवल 15 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उत्तर, गलत। ग, भाषा के केवल लिखित और मौखिक रूप को ही मान्यता प्राप्त है। उत्तर, सही। घ, बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता। उत्तर, सही। ड, साहित्य संचय का माध्यम भाषा का लिखित रूप है। उत्तर, सही। 3, सुमेलित कीजिए। क, भाषा में एकरूपता लाना। उत्तर, मानक भाषा। ख, मराठी की लिपि। उत्तर, देवनागरी। ग, राष्ट्र के कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। उत्तर, हिंदी एवं अंग्रेजी। घ, बच्चों द्वारा सीखे जाने वाली प्रथम भाषा। उत्तर, मातृभाषा। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। 4, आप भाषा के बिना किसी राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? सोचकर बताइए। उत्तर, स्वयं करें। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। 5, भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं को लिखिए। 6, अपने मनपसंद प्रदेश का नाम लिखिए। पसंद का कारण बताते हुए उस प्रदेश की भाषा, लिपि, पहनावा और खान पान आदि की जानकारी दीजिए। उससे संबंधित चित्र भी चिपकाइए। उत्तर, स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य। भाषा, बोली और व्यवहार इंसान के व्यक्तित्व का परिचय देती है। अतः हमें अपनी भाषा और बोली में मधुरता बनाए रखनी चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति पर हमारा सकारात्मक प्रभाव पड़े।